हेलो एवरीवन। आज हमारा डे 2 है एनिमल किंगडम को लेकर के। डेली बायोलॉजी में हम लोग डेली डिस्कशंस करते हैं एनसीईआरटी में किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर से। वन बाय वन हम सारे चैप्टर्स को यहाँ पर फिनिश करेंगे। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में यानी कि पार्ट 1 में डिस्कस किया था बहुत सारे फैक्टर्स यानी कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। हम लोग क्लासिफिकेशन करते क्यों हैं ये हमने डिस्कस किया था और किन किन फैक्टर्स को लेकर के हमने एनिमल किंगडम में क्लासिफिकेशन किया है। इसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि हम इनमें देखते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ सेल क्या होता है, यानी कि सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, टिश्यू लेवल होता है, ऑर्गन लेवल होता है या ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है। दूसरा हमने डिस्कस किया था बॉडी सिमेट्री के ऊपर क्लासिफिकेशन, यानी कि क्या हम ऑर्गेनिज्म को दो हिस्सों में बराबर बांट सकते हैं, अगर हाँ तो वो होते हैं हमारे रेडियली सिमेट्रिकल। किन्हीं भी दो प्लेन्स में, किन्हीं भी प्लेन में अगर हम उनको बराबर दो हिस्सों में बांटेंगे तो रेडियली सिमेट्रिकल। अगर हम एक पर्टिकुलर प्लेन में ही दो हिस्सों में बांटेंगे तो हमारे हो जाएंगे ये क्या हो जाएंगे, ये बायलेटरल सिमेट्री। और अगर हम इनको बिल्कुल भी हिस्सों में नहीं बांट सकते हैं, इनको हम बिल्कुल भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं किसी भी प्लेन में, तो ये हो जाते हैं एसिमेट्री। तीसरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो हम देख चुके थे वो था नेचर ऑफ सीलोम, यानी कि यहाँ पे जो सीलोम है क्या वो प्रेजेंट है। अगर वो प्रेजेंट है तो हम उसको बोलते हैं कि ये होती है यूसिलोमेट, अगर वो एब्सेंट है तो वो होती है एसिलोमेट। और अगर वो एब्सेंट है लेकिन हमें ऐसा लगे देखने में कि हाँ ये है तो वो हो जाती है स्यूडोसीलोम। फिर आता है हमारा पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि क्या इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। अगर प्रेजेंट है तो फिर वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट। कंप्लीट का मतलब था कि इनके पास में माउथ और एनस की दो ओपनिंग थी। ये सब हम ऑलरेडी अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये अपनी प्रोजेनी कैसे बनाते हैं। क्या ये अपनी प्रोजेनी को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना रहे हैं, यानी कि अपने ऑपोजिट मेट के साथ मिल करके बना रहे हैं, या फिर इनको मेटिंग की ज़रूरत ही नहीं है, बिना मेटिंग के ही ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को यानी अपने बच्चों को जन्म दे रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं सेक्सुअल या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इन सारे फैक्टर्स हमने आगे जाकर के एनिमल किंगडम के कई सारे जो मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म है उनको क्लासिफाई किया था और इन सब के बारे में एक एक करके चर्चा हमने अपनी प्रीवियस क्लास में कर ली थी, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के ऊपर मिल जाएगी। आज हम लोग को स्टार्ट करना है विद द फाइलम पोरीफेरा। लास्ट क्लास में हमने यहां तक कंप्लीट किया था, हमें आज स्टार्ट करना था फाइलम पोरीफेरा। सबसे पहली बात, ये जो फाइलम पोरीफेरा है इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं सबको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिनको हम बोलते हैं कि ये होते हैं स्पॉन्जेस। जो हमारे स्पॉन्जेस होते हैं ये तीन हमारे सामने बने हुए हैं, इस तरह से कुछ देखने में होते हैं। इनकी खास बात ये होती है कि ये हमारे जो रहते कहाँ पर है, इनका हैबिटेट क्या होता है, तो ये जनरली मरीन होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें इनके हैबिटेट के बारे में तो इनका हैबिटेट कैसा होगा। अगर हम इनके हैबिटेट के बारे में डिस्कस करेंगे, हैबिटेट का मतलब है कि वो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहना पसंद करता है। तो इनका हैबिटेट अगर हम देखें तो वो मोस्टली मरीन होता है। यहाँ पर हमको ध्यान देने की ज़रूरत है, मैंने लिखा है कि मोस्टली मरीन है। मोस्टली मरीन का मतलब है कि ये ऑर्गेनिजम्स ज़्यादातर समुद्र में रहना पसंद करते हैं। मरीन का मतलब होता है समुद्र में, ठीक है। लेकिन अब जब ज़्यादातर है तो मतलब कुछ और होंगे जो कहाँ रहना पसंद करेंगे, जो साफ पानी में या फ्रेश वाटर में रहना पसंद करेंगे। चाहे जो भी हो, पानी तो दोनों थे, मतलब ये दोनों के दोनों ऑर्गेनिजम्स चाहे वो फ्रेश वाटर में रह रहे हो चाहे वो मरीन वाटर में रह रहे हो, ये दोनों के दोनों कैसे हुए, ये दोनों के दोनों हमारे हो गए क्या, एक्वेटिक नेचर के। मतलब यहाँ पर हमको जितने भी ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे पानी में रहने वाले होंगे, ये ज़मीन पर नहीं रहते। तो मतलब इनका नेचर एक्वेटिक है। और अगर एक्वेटिक में भी देखा जाए तो मोस्टली ये समुद्र में रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ है जो पानी में रहते हैं। फिर हमने देखा था क्या, जब हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे थे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा था, तो इनमें हमको देखने को मिलता है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर लेवल का है। यहाँ पर बॉडी में कोई टिश्यू प्रेजेंट नहीं होती है, यहाँ पर इनकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ सेल्स देखने को मिलते हैं, जिसको एनसीईआरटी कहती है क्या, जिसको एनसीईआरटी लेबल करती है कि यहाँ पर सेलुलर एग्रीगेट्स होते हैं। गॉट माई पॉइंट। सेलुलर एग्रीगेट का मतलब है कि कुछ सेल्स हैं
जो एक साथ में इकट्ठे हो गए और अपना काम करना शुरू कर दिया। मतलब ये क्या हुए, सेलुलर एग्रीगेट हुए। लेकिन ये जो सेलुलर एग्रीगेट होते हैं, जो ये हमारे सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स देखने को मिलते हैं, ये सेल्स एक साथ में रहते तो हैं पर ये एक साथ में काम नहीं करते हैं। अगर ये सेल्स एक साथ में काम करने लग जाते तो ये टिश्यू बना लेते हैं। तो सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। अगर हम देखें कि यहाँ पर जो हमारे स्पॉन्जेस होते हैं या जो हमारे पॉरीफेरेंस हैं, इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है या फिर किसकी मदद से ये रिप्रोड्यूस करते हैं, किसकी मदद से ये रिस्पायर करते हैं, किसकी मदद से ये एक्सक्रीट करते हैं। एक्सक्रीट का मतलब है अपनी बॉडी से बाहर अपने अंदर के वेस्ट को निकालना। जैसे कि हमारे अंदर से यूरिन बाहर जाती है, फीशीज बाहर जाती है, उसी तरह से ये एक्सक्रीट कैसे करते हैं। तो ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, रिस्पायर कैसे करते हैं, एक्सक्रीट कैसे करते हैं। तो इन तीनों चीज़ों के लिए इनके पास में प्रेजेंट होता है वाटर कैनाल सिस्टम। जब हम इकाइनोडर्मेटा पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे वाटर वैस्कुलर सिस्टम। तो हम कई बार बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये दोनों अलग हैं। तो हाँ, वाटर वैस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है, लेकिन वाटर कैनाल सिस्टम हमको देखने को मिलता है पॉरीफेरा में। अब ये होता कैसा है, मतलब सोचो, रिप्रोडक्शन कौन करा रहा है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम। रिस्पायरेशन कौन करवा रहा है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम। एक्सक्रीशन कौन करा रहा है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम। अब ये वाटर वैस्कुलर सिस्टम ये कौन सी बला है। तो अगर हम एक स्पॉन्ज बनाएं तो हमारा स्पॉन्ज कुछ इस तरह से दिखता है, कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। ये नीचे की तरफ कहाँ पर प्रेजेंट है, तो नीचे की तरफ ये समंदर के तल पर है। मैंने बोला था ना कि ये मोस्टली मरीन होते हैं, ये समुद्र के तल से चिपके होते हैं या फिर नदी के तल से चिपके होते हैं। तो ये एक तरह से अगर हम देखें तो ये है क्या, तो इनका नेचर हुआ सेसाइल। सेसाइल का मतलब है वो ऑर्गेनिजम्स जो अपनी जगह से कभी हिले ही ना। जैसे कि हमारे पेड़ है, हमारे पेड़ कभी भी अपनी जगह से हिल करके दूसरी जगह नहीं जा पाते ना। ऐसा कोई पेड़ जो चल के आज तुम्हारे घर के सामने है, कल रिया के घर के सामने हो, ऐसा तो नहीं होता है। बिल्कुल उसी तरह से क्या है, ये भी सेसाइल होते हैं। सेसाइल बोले तो अटैच टू सबस्ट्रेटम, मतलब ये अपने सबस्ट्रेटम से हमेशा अटैच रहते हैं। तो ये क्या एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे, नहीं। लेकिन अब इनको ये मूव तो नहीं कर रहे हैं, तो इनको खाना खाने के लिए कहां से आएगा, इस वाटर कैनाल सिस्टम से आएगा। मतलब डाइजेशन कौन करवाएगा, वाटर कैनाल सिस्टम। तो एक यहां पर हमारा पॉइंट और इंक्लूड हो गया। यहां पर क्या पॉइंट इंक्लूड हो गया, डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन कौन करवाएगा, डाइजेशन भी वाटर कैनाल सिस्टम कराएगा। खाना लेके कौन आएगा, वाटर कैनाल सिस्टम। अब इतनी बात हो रही है वाटर कैनाल सिस्टम की, तो अब हमारे अंदर एक रुचि जागती है ना, ऐसा क्या है इसमें, ऐसा क्या जादू है भाई जो ये इतने सारे काम एक साथ करा रहा है। मतलब हम तो या तो एक टाइम पे पढ़ाई कर पाते हैं, या तो फोन चला पाते हैं, या तो मम्मी से लड़ाई कर लेते हैं, या तो टीवी देख लेते हैं, गेम खेल लेते हैं। ऐसा क्या करें जो इसकी तरह बने, वाटर कैनाल सिस्टम की तरह बने। तो सुनो ये करता क्या है। अब यहाँ पर क्या है, ये जो बॉडी है स्पॉन्ज की, ये क्या होती है, छोटे छोटे पोर्स में डिवाइड होती है। जैसे कि मान लो इस बॉडी को हमें हल्का सा चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको पोर्स बनाने पड़ेंगे। और इन पोर्स से क्या करता है, यहाँ से वाटर कैनाल सिस्टम का जो वाटर है ना वो एंटर होता है। देखो अगर हम इनर साइड में पोर्स बनाएं तो इस तरह से कुछ अंदर से और बाहर से हमारे पॉरीफेरेंस दिखते हैं। अब देखो हमने छोटे छोटे पोर्स बना दिए ना, अब ये पोर्स से क्या होगा, अब इन्हीं पोर्स से पानी अंदर जाएगा। समुद्र में है तो पानी तो चारों तरफ है ना, अब इन पोर्स से पानी अंदर जाएगा और इस जगह पे जाएगा, ये कैविटी है एक स्पॉन्ज के बॉडी की। इस कैविटी में पानी एंटर हुआ और इस कैविटी से पानी बाहर चला जाएगा। यानी कि क्या है, एक तरफ से पानी आया, कैविटी में भरा और कैविटी से ऊपर चला गया। बाहर से पानी आया, कैविटी में भरा, ऊपर चला गया, बाहर से पानी आया, कैविटी में भरा, ऊपर चला गया। इसी तरह से लगातार ये प्रोसेस होती रहती है। तो जहां से पानी अंदर घुस रहा है, यानी ये जो पोर्स हैं, ये जो पोर्स प्रेजेंट है स्पॉन्ज में, यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, ये जितने भी पोर्स हैं इनको हम बोलते हैं कि ये होते हैं क्या, ये होते हैं ऑस्टिया। ठीक है, ये ऑस्टिया क्या है, ये ऑस्टिया है बेटा पोर्स। ये वो पोर्स है जहां से पानी ने एंट्री मारी है, एंट्री मारी है ना, एंट्री मारी किसके अंदर, इस कैविटी के अंदर। तो इस कैविटी का भी तो कुछ नाम होता होगा ना, तो इस कैविटी का क्या नाम होता है,
इस कैविटी को हम बोलते हैं, ये कैविटी होती है स्पॉन्जोसील कैविटी, क्योंकि ये स्पॉन्ज के अंदर प्रेजेंट है, तो ये कौन सी कैविटी हो गई? स्पॉन्जोसील कैविटी। इसका दूसरा नाम भी होता है, क्योंकि ये हमारे ऑस्टिया है, तो ऑस्टिया के अंदर की कैविटी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी ऑस्टियोसील कैविटी। देखो सील वर्ड का मतलब होता है कैविटी, अगर हम उसको ऑस्टिया के साथ लगा दें तो ऑस्टियोसील, अगर स्पॉन्ज के साथ लगा दें तो स्पॉन्जोसील। तो इस कैविटी में एंट्री कर गई जिसको हमने बोला है ऑस्टियोसील या स्पॉन्जोसील, और जिस मुंह से ये बाहर जा रहा है उस मुंह को हम बोल देते हैं क्या? उस मुंह को बोल देते हैं ऑस्क्यूलम। ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये हो जाएगा ऑस्क्यूलम। यानी अगर तुमसे कोई पूछे बेटा जरा ऑस्क्यूलम को डिफाइन कर दो, तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे माउथ लाइक ओपनिंग, यानी मुंह की तरह जो ओपनिंग है, अब मुंह तो नहीं है ना ये, क्योंकि इनकी बॉडी इतनी वेल डिफरेंशिएटेड तो होती नहीं है, तो माउथ लाइक ओपनिंग, ये माउथ तो है नहीं पर मुंह की तरह खुलने वाली ओपनिंग है, तो हमने इसको बोल दिया क्या? ऑस्क्यूलम। ये कैविटी क्या है? स्पॉन्जोसील। जहां से एंट्री हो रही वो क्या हो गए? ऑस्टिया। इनका नेचर क्या है? ये सेसाइल है, यानी अटैच टू सबस्ट्रेटम है। किससे अटैच होते हैं? सी बेड से, सी के तल से, समुद्र के तल से, या फिर नदी के तल से। ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक है। अब इसके अलावा हमने यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एक पॉइंट और पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि क्या ये जो हमारे स्पॉन्जेस होते हैं ये सिमेट्रिकल होते हैं? तो नहीं, इनमें क्या देखने को मिलता है? इनमें हमको क्या देखने को मिलता है? इनमें हमको देखने को मिलता है कि ये होते हैं एसिमेट्रिकल, यानी इनकी सिमेट्री नहीं होती, इनको हम इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। इसके अलावा हमने क्या देखने मिला था? हमें देखने को मिला कि इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है। डाइजेशन कैसे हुआ? वाटर कैनाल सिस्टम से। लेकिन अगर पूछे कि डाइजेशन सेल के अंदर हुआ या सेल के बाहर हुआ, तो यहाँ पर जो डाइजेशन होता है बेटा वो होता है, डाइजेशन होता है इंट्रासेल्यूलर, यानी कि हर एक सेल अपना खुद का डाइजेशन कर रहा है। अगर मैं बोलूं तुम्हारे अंदर, हमारे अंदर जो डाइजेशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है? तो हमारे अंदर जो डाइजेशन हो रहा है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर हो रहा है। हमारे अंदर स्टमक एक ऑर्गन है जिसके अंदर सारे सेल्स मिल करके अपना सेक्रीशन डालते हैं और स्टमक हमारे खाने को पचाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? हर एक सेल अपना डाइजेशन कर रहा है। इनके पास में एक खास तरीके के सेल्स होते हैं जिनको बोला जाता है कोइनोसाइट्स। ये जो कोइनोसाइट सेल्स होते हैं इनका दूसरा नाम होता है कॉलर लाइक सेल। मैम इनको ऐसे क्यों बोलते हैं? ये जो हमारे कोइनोसाइट्स होते हैं ना, अगर हम इस डायग्राम में देखें कि मैम हमको ये बताइए कि ये कोइनोसाइट्स हैं कहाँ पर, तो ये जो एरिया है ना बेटा, यहाँ पर ऐसे सेल्स होते हैं और इनके पास छोटी छोटी सी इस तरह से सीलियां निकली होती हैं। ठीक है, ये पूरी की पूरी हमारी कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। किस कैविटी में? स्पॉन्जोसील कैविटी में। ये हमारे क्या है? ये हमारे हो गए कोइनोसाइट्स। ये क्या हो गए? ये हो गए कोइनोसाइट्स या कॉलर लाइक सेल। जब पानी आया अंदर, पानी तो समुद्र से आया है ना, तो अपना बहुत सारा खाना लेके इस कैविटी में आया होगा। जब इस कैविटी में अपना बहुत सारा खाना लेकर के पानी आया होगा, किस कैविटी में? इस कैविटी में। ये जो कैविटी है ना जिसको हम हाइलाइटर से मार्क कर देते हैं, देखो ये वाला जो कैविटी है इसमें खूब सारा खाना लेके आया होगा। अब जब खाना इस कैविटी में आया तो ये जो हमारे फ्लैजिला वाले सेल्स थे, ये जो फ्लैजिला वाले सेल्स थे, इन्होंने क्या किया? उस खाने को पकड़ लिया। अब जब उस खाने को पकड़ लिया, अब ये क्या करेंगे? उसको सेल को देंगे, सेल उसको इंट्रासेल्युलर डाइजेशन से क्या करेगा? इंट्रासेल्युलर डाइजेशन से खाना अपना पचा लेगा। अब ये सिर्फ खाना तो पकड़ेंगे नहीं, इन्हें कैसे पता है कि हमें इसको नहीं पकड़ना है, उसको पकड़ना है? ये सब कुछ पकड़ेंगे। अब उसमें गेमेट्स भी आ सकते हैं, ऑक्सीजन भी आ सकता है। भाई इनको इस सब चीज़ों के लिए भी तो कुछ पकड़ने का चाहिए ना। अगर इसको रिप्रोडक्शन करना है दूसरे से गेमीट लेना पड़ेगा, पानी के साथ गेमीट भी तो आएगा। इनको रिस्पायरेशन करना है तो पानी के साथ ऑक्सीजन भी आएगी। इनको एक्सक्रीशन करना है तो ये अपना गंदगी बाहर निकाल सकते हैं। इनको डाइजेशन करना है तो पानी खाना लेके आएगा। यानी जो भी पकड़ने वकड़ने का काम होता है कौन करता है? कोइनोसाइट करते हैं। तो मतलब क्या होती हैं? अगर हमें इनका फंक्शन लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? ये कोइनोसाइट या कॉलर लाइक सेल क्या करेंगी? ये करेंगी हेल्प इन कैप्चर ऑफ
फूड, ठीक है, खाने को कैप्चर करने में मदद करेंगी। अब हम इन्हीं सारे पॉइंट्स को एक बार एनसीईआरटी से देख लेते हैं, ठीक है। चलो बैक टू एनसीईआरटी। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारा एनसीईआरटी ये रहा। देखो क्या लिखा हुआ है, दे आर जनरली मरीन। जनरली क्या होते हैं, जनरली हमारे ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये मरीन होते हैं। जनरली मरीन मतलब मोस्टली मरीन। एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल, ये हमारे एसिमेट्रिकल होते हैं। दीज आर प्रिमिटिव, ये सबसे पुराने जीव हैं। अगर एनिमल्स की जब उत्पत्ति हुई थी अर्थ पे, हम देखते हैं जब इवोल्यूशन चैप्टर, तो हम देखते हैं सबसे पहले प्लांट्स आए, फिर एनिमल आए। और अगर एनिमल में भी देखा जाए सबसे पहले कौन आए, तो सबसे प्रिमिटिव हमारे पॉरीफेरा थे। यानी सबसे प्रिमिटिव, सबसे पहले आने वाले जो एनिमल हैं वो कौन हो गए, वो हमारे हो गए पॉरीफेरा। मोस्ट प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं ये। और इनमें सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो हम पहले देख चुके हैं, तो हमारे लिए ये आसान हो गया। स्पॉन्जेस में वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या वाटर कैनाल सिस्टम होता है। इतनी देर से हम जिस सिस्टम की बात कर रहे थे, कहाँ पे कर रहे थे हम लोग, इसकी बात यहाँ पे कर रहे थे। ये जो हमारा वाटर कैनाल सिस्टम है ना, इसी की बात कर रहे थे ना। पानी यहाँ से घुसा, स्पॉन्जोसील में गया, फिर उसके बाद कहाँ गया, ऑस्क्यूलम में गया। तो यही है क्या अपना, यही हो गया अपना वाटर कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मैंने एक वर्ड और बताया था, वाटर वैस्कुलर सिस्टम। वाटर वैस्कुलर सिस्टम अगर देखा जाए कहाँ पाया जाता है, एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि यहाँ पे तुम सबको बहुत कंफ्यूजन होने वाली है। वाटर वैस्कुलर सिस्टम, अगर हम कहें वाटर वैस्कुलर सिस्टम हमें कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम है ये हमको इकाइनोडर्म्स में देखने को मिलता है, इकाइनोडर्मेटा में देखने को मिलता है। तो यहीं पे साइड में अपनी एनसीईआरटी में लिख लो कि इकाइनोडर्मेटा में हमको वाटर वैस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, वाटर कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वाटर एंटर थ्रू द माइन्यूट पोर ऑस्टिया इन द बॉडी, हम पहले देख चुके हैं। एंड इनटू अ सेंट्रल कैविटी जिसको बोलते हैं स्पॉन्जोसील कैविटी, जहां से ये बाहर जाता है ऑस्क्यूलम के थ्रू। अब ये हमारे लिए आसान हो गया। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, ये जो पाथवे होता है ये किस किस काम आता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़ा है हमने, फूड गैदरिंग, खाने को पकड़ने के लिए, यानी जो खाना पानी में आएगा उसको पकड़ना होता है। इसके अलावा सांस लेने के लिए, रिस्पायरेटरी एक्सचेंज करने के लिए, और इसके अलावा रिमूवल ऑफ वेस्ट करने के लिए, बोले तो एक्सक्रीशन करने के लिए, है ना। अब हम आते हैं कोइनोसाइट सेल के बारे में, जिनके बारे में हम अभी तक पढ़ रहे थे ना, कोइनोसाइट या कॉलर लाइक सेल। तो कोइनोसाइट या जो कॉलर सेल होते हैं ये लाइन करते हैं स्पॉन्जोसील को। कहाँ दिखेंगे, तो हम लोग इसको यहाँ पर पहले ही देख चुके हैं। ये हमारे कोइनोसाइट सेल है जो चारों तरफ से प्रेजेंट है। कहाँ पर, ये प्रेजेंट है स्पॉन्जोसील कैविटी में। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये जो सेल है ये कॉलर लाइक है, ये लाइन करते हैं स्पॉन्जोसील को और उस कैनाल को, कौन सी कैनाल को, वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल को, या फिर दूसरा नाम क्या होता है इसका, वाटर कैनाल सिस्टम। इसको ये लाइन करते हैं। डाइजेशन इसमें इंट्रासेल्युलर होता है, यानी हर सेल अपना खुद का डाइजेशन करता है। क्यों, क्योंकि इनमें प्रेजेंट होता है कौन सा, सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी इनकी सपोर्ट होती है। देखो इनके पास एज सच कोई भी स्केलेटल सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन अगर बोले कि अगर स्केलेटल सिस्टम नहीं है तो मतलब इनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होगी, तो ये इनकी बॉडी सॉफ्ट नहीं होती है, हार्ड होती है। और हार्डनेस की वजह क्या होती है, क्योंकि इनके पास में स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। स्पिक्यूल्स का दूसरा नाम स्पॉन्जिन होता है। स्पिक्यूल या स्पॉन्जिन फाइबर्स जो इनके अंदर हड्डियों का या इनको मजबूती देने का काम करते हैं। ये कोई सॉफ्ट बॉडीज वगैरह नहीं होते हैं, ये बहुत कड़े होते हैं। ये कड़े कड़े होते हैं, अगर तुम्हारे हाथ में पकड़ोगे तो आ तो जाएंगे, लेकिन तुमको मुलायम महसूस नहीं होंगे, तुमको कड़े महसूस होंगे। क्यों महसूस होंगे, क्योंकि यहाँ पर इनके पास में स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। इनका जो ढांचा है वो इससे बना होता है। इनमें सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, मतलब इनमें एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल और फीमेल दोनों देखने को मिल जाएंगे। अगर दोनों देखने को मिले तो मतलब जो ऑर्गेनिज्म है वो बाइसेक्सुअल भी तो कहा जा सकता है, मतलब वो हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट है और क्या है, बाइसेक्सुअल है। मतलब एक ही इंसान में नर और मादा दोनों पाए जाते हैं। लेकिन
उसके बावजूद स्पॉन्जेस एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअली का मतलब अकेले भी रिप्रोडक्शन करते हैं और अपने बच्चे को जन्म देते हैं, और ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। याद करो, जब हम अभी वाटर कैनाल सिस्टम पढ़ रहे थे तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि इनमें रिप्रोडक्शन का काम भी वाटर कैनाल सिस्टम करता है। मतलब क्या हुआ कि ये वाटर कैनाल सिस्टम, ये जो पानी है, ये अपने साथ दूसरे स्पॉन्ज से भी तो होकर आ रहा होगा। अब अगर हवा चलती है हमारे जहाँ भी हम रहते हैं, हमारे शहर में, हमारे गांव में, तो ऐसा तो है नहीं कि वो हवा सिर्फ हमारे घर के ऊपर चल रही है, वो कई घरों से होकर आ रही है। वहाँ का कचरा, कूड़ा, वहाँ की अच्छी स्मेल, वहाँ की खराब स्मेल सब लेकर के आ रही है हमारे घर में। तो इसका मतलब है इसी तरह से यहाँ भी होता होगा। एक स्पॉन्ज के पास जो पानी आया है वो दूसरे स्पॉन्ज से होकर आया है, दूसरे स्पॉन्ज के गेमीट्स भी उठाकर लाया है, इसने पकड़ लिया कोइनोसाइट ने और स्पॉन्ज को दे दिया। कौन सा रिप्रोडक्शन हो गया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया? दो स्पॉन्ज इन्वॉल्व हो गए। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है बाय फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स। लेकिन यहाँ पर खास बात क्या है? तो यहाँ पर खास बात ये है बच्चे कि यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट देखने को मिलता है। इनडायरेक्ट का मतलब है, मतलब यहाँ पर सीधे बच्चा अपने माता पिता जैसा नहीं दिखता। जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें, अपने लोगों की बात करें, तो जब हम छोटे होते हैं तो भी हमारे पास 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, एक सर होता है, मतलब हम बिल्कुल अपने मम्मी पापा जैसा दिखते हैं, या फिर हम एक इंसान जैसे दिखते हैं। लेकिन मान लो कल को ऐसा होने लगे कि जो इंसान का बच्चा है, जब वो पैदा हो तो वो कछुए की तरह दिखने लगे, अजीब लगेगा ना। और फिर वो जैसे जैसे बड़ा हो उसके अंदर मेटामॉर्फोसिस होती जाए और वो तब इंसान की तरह दिखे। तो अगर ऐसा होगा तब हम इसको बोलेंगे कि यहाँ पे डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। तो कुछ ऐसा ही हाल स्पॉन्जेस के साथ होता है। इनमें 2 टाइप के लार्वा बनते हैं, एक का नाम होता है एम्फीब्लास्टुला लार्वा और दूसरे का नाम होता है पैरेन्काइम्यूला लार्वा। लेकिन वो दोनों हमारी एनसीईआरटी बात नहीं करती है, शुक्र है बात नहीं करती है, नहीं तो बहुत सारे लार्वा हैं। अगर वो इसकी बात करती तो औरों की भी बात करती और फिर क्या होता? हमारी लंका लग जाती। ठीक है, तो बेटर है कि हमको बस इतना याद रखना है कि डेवलपमेंट कैसा है? इनडायरेक्ट है, मतलब यहाँ पे लार्वा फॉर्मेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ है? बॉडी के अंदर हो रहा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है यहाँ पर। और जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट है, यानी यहाँ पर लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होती हैं। और ये जो लार्वा होते हैं, क्या ये अपने माता पिता की तरह दिखेंगे? तो नहीं। तो इसका मतलब है कि जो लार्वा है वो मॉर्फोलॉजिकली अलग होता है अपने अडल्ट से। ठीक है, मतलब बच्चा माँ पिता की तरह काफ़ी सालों के बाद दिखना शुरू होता है। शुरू में वो उनके जैसा नहीं दिखता, मतलब मॉर्फोलॉजिकली वो अलग होता है अडल्ट से। आप देखो यहाँ पे 3 डायग्राम देती है एनसीईआरटी। पहला क्या है? साइकॉन। साइकॉन का दूसरा नाम, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड चला है नीट में, वो क्या बोलता है? साइकॉन का कॉमन नेम जो है उसके साथ इसको मैच करो। साइकॉन का दूसरा नाम क्या होता है? साइफा। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या है? साइफा। और ये तुम्हारे पेपर में पूछा हुआ सवाल है। ये हो गया अपना साइकॉन या साइफा। ये क्या हो गया? ये है यू स्पॉन्जिया। अब स्पॉन्जिया का दूसरा नाम क्या होता है? तो यू स्पॉन्जिया का दूसरा नाम होता है बाथ स्पॉन्ज। क्यों बोला जाता है? जो पुराने समय में रानी महारानियां हुआ करती थी, तब साबुन तो होते नहीं थे, तो ये रानी महारानियां क्या करती थी? अपने सेवक सेविकाओं को भेजती थी और कहती थी जाओ समंदर में गोता लगा के आना और जो सबसे सुंदर स्पॉन्ज दिखे वो मेरे लिए लेकर के आना, मैं उससे नहाऊंगी। ठीक है, तो ये वाला स्पॉन्ज उनके सेवक सेविका लेके जाते थे और वो इससे नहाया करती थी, अपने आप को घिस घिस करके। अभी बताया ना, इसमें स्केलेटन जो होता है वो स्पिक्यूल का बना होता है, मतलब नुकीला नुकीला होता है, तो उनको लगता है कि उससे घिसने से वो गोरी हो जाएंगी, तो वो अपने आप को गोरा करने के लिए इस यू स्पॉन्जिया से नहाया करती थी। इसीलिए हमने उसका नाम क्या दे दिया? बाथ स्पॉन्ज दे दिया। ये दोनों स्पॉन्जेस के बारे में एक खास बात भी है। क्या खास बात है? वो खास बात ये है कि ये दोनों समुंदर में पाए जाते हैं, यानी ये दोनों क्या है? मरीन नेचर के होते हैं। जबकि ये नीचे वाला स्पॉन्ज, जिसमें ये छोटा सा आँख निकला हुआ है, ये तुम्हें देख नहीं रहा है, ये आँख निकला हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, इसके स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। ये मत सोचना ये तुम्हें घूर रहा है क्योंकि तुम इसको पढ़ रहे हो तो इसे गुस्सा आ रहा है, ये तुम्हें देख नहीं रहा है, ये इसका ऐसे ही फॉर्मेशन हुआ है।
ये जो स्पॉन्ज होता है इसका नाम है क्या? इसका नाम है स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला का कॉमन नेम क्या होता है? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। मतलब ये ऐसा स्पॉन्ज है जो समुंदर में नहीं ग्रो करता है, ये नदी में ग्रो करता है, साफ पानी में ग्रो करता है। इसीलिए हमने इसका नाम दे दिया क्या? हमने इसका नाम दे दिया कि ये हमारा क्या है? ये हमारा फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? स्पॉन्जिला है। ठीक है, अब देखो ये तीनों क्या है? हमारे एसिमेट्रिकल हैं। क्या हम इनको डिवाइड कर सकते हैं बराबर हिस्सों में? नहीं। तो हमारे जो पॉरीफेरस होते हैं ये मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। ये देखो अगला फाइलम है सीलेंट्रेटा या फिर निडेरिया। देखो ये रह गया था, एग्जाम्पल दिया है साइकॉन, साइफा, स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज और यू स्पॉन्जिया। तीनों हम डिस्कस कर चुके हैं, तीनों के कॉमन नेम पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फाइलम पे जिसका नाम है फाइलम सीलेंट्रेटा या फिर निडेरिया। अब सवाल आता है कि मैम हम इनको इस नाम कैसे रखते हैं किसी का? तुम्हारे गाँव में एक लड़की होती होगी जो बहुत मुस्कुराती रहती होगी, गांव में उसका नाम होगा मुस्कान। तुम्हें विश्वास नहीं होता है, जा करके देख लेना, गली मोहल्ले में हमेशा एक लड़की होती है जो हमेशा मुस्कुराती रहती है, उसका नाम होता है मुस्कान। और एक होती है जो हमेशा रोती रहती है और उसका नाम होता है खुशी। ठीक है, तो इसी तरह से कुछ रीज़न होगा कि हमने इनका नाम सीलेंट्रेटा दिया या फिर निडेरिया दिया। तो हमने इनको सीलेंट्रेटा इसलिए बोला क्योंकि इनके पास में जो कैविटी होती है, जो सीलेंटेरॉन होती है, जो कैविटी होती है, उस कैविटी का नाम होता है सीलेंटेरॉन कैविटी। मैम ये कैसी दिखती है, कहाँ दिखेगी? तो चलो देखते हैं कहाँ दिखेगी और कैसी दिखती है। इस पे देखा जाए, ये जो एडम्शिया है इस पे देखें। चलो ठीक है, देखते हैं। ये है अपना एडम्शिया। ठीक, मतलब इसका नाम एडम्शिया है। अब ये मत सोचना कि एडम्शिया कोई प्रोसेस होता है, इसका नाम है एडम्शिया। जैसे तुम्हारा नाम प्रिंस हो गया, ठीक है, मेरा नाम स्मिता मैम हो गया। तो अब ये मत पूछो मैम आपका नाम स्मिता मैम है, क्यों है? अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं अपनी बात कर रही हूँ तो मतलब है मैं अपनी बात भी कर रही हूँ, मैं स्मिता की भी बात कर रही हूँ, बस वही बात है। ये है एडम्शिया। एडम्शिया इसका नाम है और ये बिलोंग करता है फाइलम निडेरिया या सीलेंटेरॉन को, सीलेंट्रेटा। अब ये देखो इसके अंदर एक कैविटी होती होगी, इसके अंदर एक कैविटी है जहां पर ये सारे काम कर रहा होगा, खाना पीना खा रहा होगा। जैसे बोतल होती है ना, बोतल में पानी भरते हो, जब बोतल में पानी भरते हो तो अंदर पानी कैविटी में जाता है ना। बोतल देना एक, पास मी द बॉटल। देखो जैसे कि मान लो ये एक बॉटल है, ठीक। अब बॉटल का हमने क्या किया? बॉटल का हमने कैप खोल दिया। अब अगर देखो इसका माउथ जो है क्या बहुत नैरो है, ये जो माउथ नैरो है ये क्या है? ये माउथ नैरो है, इसमें अंदर पानी जा रहा है। अब अंदर जो पानी जा रहा है वो क्या है? अंदर एक स्पेस में भर रहा है ना, क्योंकि अंदर स्पेस में कैविटी है। बिल्कुल सेम उसी तरह से इसी एडम्शिया में इस मुंह के अंदर एक कैविटी होती है जैसे इस बॉटल में है, ठीक है। तो इस बॉटल में जैसी कैविटी है वैसे एडम्शिया के माउथ में एक कैविटी होती है। इस कैविटी को बोलते हैं कि ये कैविटी का नाम क्या हो गया बच्चे? इस कैविटी का नाम हो गया, ये है सीलेंटेरॉन। ठीक है, ये कैविटी क्या है? ये कैविटी हो गई सीलेंटेरॉन कैविटी। सीलेंटेरॉन कैविटी के नाम पर ही इसका नाम क्या दिया गया? सीलेंट्रेटा। तो सीलेंटेरॉन कैविटी एक्चुअली है क्या? तो ये है बेटा गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी। अगर मैं बात कर रही हूँ गैस्ट्रो तो मतलब डाइजेशन की बात कर रही हूँ, और अगर वैस्कुलर की बात कर रही हूँ तो मतलब न्यूरॉन्स की बात कर रही हूँ। हमारे अंदर अगर हम बोलें कि एक हमारा होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, एक हमारा होता है नर्वस सिस्टम। अगर हम वैस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें ब्लड आता है, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो वैस्कुलर टिश्यू का पार्ट होता है। तो ये जो कैविटी है ये गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी हो गई। अब जब ये गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी हो गई और इसका नाम सीलेंटेरॉन हो गया, तो क्या हमने इसके नाम पे अगर फाइलम का नाम रख दिया तो कोई गलती कर दी? नहीं की। और वैसे भी हम लोग क्या है? मैमल्स हैं, हम सबसे होशियार लोग हैं इस पूरी अर्थ पे, तो हम गलती वैसे भी क्या करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। दूसरा, अब बोलोगे मैम इसको तो आपने साबित कर दिया, इसको साबित करके दिखाइए तो जाने। तो जो ये निडेरिया होता है ना, निडेरिया नाम हमने क्या दिया है? निडेरिया नाम बेटा हमने इनके टेंटिकल्स पे दिया है। क्या होता है?
इनके पास में ये होते हैं टेंटिकल्स, देख रहे हो, बड़े बड़े मूंछ की तरह टेंटिकल्स। अब ये टेंटिकल्स क्या करते हैं, ये हो गए टेंटिकल। अब ये टेंटिकल्स क्या करते हैं, इन टेंटिकल्स के ऊपर कुछ सेल लगे होते हैं जिनके अंदर से नुकीला नुकीला सा एक फ्लैजिला निकलता है या स्टिंग करने के लिए निकलता है। ये क्यों निकलता है, ये क्या करेगा, जा करके शिकार करेगा। जब किसी को इसे मारना होगा, मान लो ये बैठा था आराम से एडमशिया, ठीक, तुमको शरारत सूझी, शरारती तो तुम होते ही हो, तुम्हें शरारत सूझी, चलो ना एक काम करते हैं, इसको गुदगुदी करके आते हैं, ठीक है। तुम गए इसके पास, तुम तो एकदम जॉली मूड में चल रहे थे, लेकिन इसको तुमसे लग गया डर, अरे आ गया मुझे मारने, मतलब मैं एक जगह पे बैठा हूँ, मैं हिल नहीं सकता, तो क्या तुम मुझे मारोगे। इसको आ गया गुस्सा, इसने अपने टेंटिकल से तुमको इससे क्या किया, स्टिंग कर लिया, तुमको डस लिया। तो ये क्या होते हैं, डसने के काम आते हैं। और ये जो डसने के काम आते हैं इनका नाम होता है क्या, ये बोले जाते हैं बेटा निडोब्लास्ट, इनको बोला जाता है निडोब्लास्ट। ये क्या क्या काम करते हैं, अगर बोला जाए कि इनका फंक्शन क्या होता है, तो ये डिफेंस में मदद करते हैं। किसके डिफेंस में, तुम्हारे डिफेंस में करेंगे कि इसके डिफेंस में, ऑब्वियसली इसके पास है तो इसी की प्रोटेक्शन करेंगे ना, इसके पास रह के तुम्हारी प्रोटेक्शन क्या करेंगे। वैसे भी तुम्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तुम लोग इतने स्ट्रांग हो, बेचारे को डर लग गया तुमसे। तो डिफेंस एंड दूसरा क्या करेंगे, कैप्चर ऑफ प्रे। और कभी इसको भूख लगी तो ये क्या कर सकता है, उसी से शिकार भी कर सकता है। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो निडोब्लास्ट है ये कर क्या रहे हैं, डिफेंस कर रहे हैं, इसको बचा रहे हैं दूसरों से और इसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, और इसके अलावा इसके लिए खाना लेके आ रहे हैं। तो यहाँ से निडोब्लास्ट से इसका दूसरा नाम आया निडेरिया, पहला सिलेंट्रॉन और दूसरा निडोब्लास्ट से निडेरिया। अब हम इनके बारे में कुछ बातें करते हैं। तो जब भी हम कुछ बात किसी के बारे में करते हैं तो सबसे पहले उससे पूछते हैं भाई तुम रहते कहाँ हो, है ना। तुम किसी अजनबी से मिलोगे तो जान पहचान बढ़ानी हो मान लो, तो तुम सबसे पहले उससे क्या पूछोगे, आप कहाँ से हैं। अच्छा आप अफ्रीका से हैं, हम तो इंडिया से हैं, ठीक। बस उसके बाद अच्छा अफ्रीका में लोग, मान लो अगर गलती से वो तुम्हारे ही शहर का निकल गया, अच्छा आप वहाँ से हैं, आप लखनऊ से हैं यूपी में, अच्छा हम तो बनारस से हैं, अच्छा तो अभी गए हैं क्या प्रयागराज, ठीक। तो ऐसे क्या होंगी, बातें शुरू होंगी, इंटरेक्शन होगा। तो इसी तरह से जब भी हम किसी भी फाइलम के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम उसके हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे, मतलब वो रहता कहाँ है, ठीक। फिर उसके बाद वो करता क्या है, घर में कोई रिश्तेदार आता है तो सबसे पहले हाँ आजकल भाई कहाँ रहते हो, हैं दिखते विखते नहीं हो, पहला सवाल। दूसरा और पढ़ाई कैसी चल रही है, ये दो सवाल होते हैं। तो पहले वो रहता कहाँ है, फिर वो करता क्या है। तो सबसे पहले वो रहता कहाँ है, तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये बेटा मोस्टली क्या होते हैं, ये मोस्टली मरीन होते हैं, ज़्यादातर ये पानी में रहते हैं, मोस्टली मरीन होते हैं, ज़्यादातर पानी में रहते हैं, समुंदर के पानी में रहते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं। इसीलिए ध्यान देना एनसीईआरटी कभी ये नहीं लिखती है कि ऑल आर मरीन, लिखती है मोस्टली मरीन। एक्वेटिक तो सब हैं लेकिन कुछ हैं जो फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं, मोस्टली मरीन होते हैं। मोस्टली वर्ड याद रखना, सारे के सारे समुंदर में नहीं रहते हैं, कुछ समुंदर में रहते हैं, कुछ फ्रेश वाटर यानी कि जो हमारा साफ पानी है बिल्कुल पॉरीफेरा की तरह रहते हैं, लेकिन होते क्या है, सब पानी में रहने वाले। इसके अलावा क्या है, ये भी अपने पॉरीफेरा की तरह सेसाइल होते हैं, ये सेसाइल भी हो सकते हैं और ये फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं, मतलब ये स्थिर भी हो सकते हैं। स्थिर बोले तो ये स्थिर भी हो सकते हैं और ये घूमने वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, घूमने वाले। घूमने वाले का मतलब है ये घूमते रहते हैं, पूरे समंदर का चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत टूर करते हैं, इधर घूमे उधर घूमे, उनका पाँव कभी एक जगह टिकता ही नहीं है। और कुछ लोग होते हैं जो कहो 10 साल तक कहीं घूमने ही ना जाए घर के बाहर, सिर्फ ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ठीक। तो जो स्थिर है और वो एक होते हैं घूमने वाले, दोनों तरह के जीव यहाँ पर पाए जाते हैं।
ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल बोले तो इनको हम कितने भी हिस्सों में किसी भी प्लेन में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब हम इनको चाहें तो इस तरफ से, हम चाहें तो इधर, हम चाहें तो ऐसे, और हम चाहें तो इस तरह से। मतलब हम कितने भी भागों में इनको किसी भी प्लेन में डिवाइड कर सकते हैं। इनका नाम निडेरिया है। वो डिराइव कहाँ से किया गया है? हम तो होशियार बच्चे हैं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। फ्रॉम निडोब्लास्ट। निडोब्लास्ट या निडोसाइट, ये देखो बना हुआ है निडोब्लास्ट या निडोसाइट, जिसमें एक स्टिंगिंग कैप्सूल होता है और इस स्टिंगिंग कैप्सूल का नाम नीमैटोसिस्ट होता है। ये बेटा, ये वाला जो हिस्सा है ये कैप्सूल है, यही है वो कैप्सूल जिसको हम बोलते हैं स्टिंगिंग कैप्सूल, और इसी का नाम क्या है? इसी का नाम है नीमैटोसिस्ट। ये है बेटा नीमैटोसिस्ट। अब ये नीमैटोसिस्ट क्या करता है? इसी के अंदर क्या है? स्टिंगिंग जो पॉइजन है वो भरा होता है, और ये जो टेंटिकल है ना ये इसी के अंदर रहता है। ये बाहर कब निकलता है? जब इसको लगता है कि अरे अब तो सिचुएशन ऐसी है जब हमको करो या मरो वाली सिचुएशन है, या तो मैं दूसरे से खुद को बचाऊं या तो मैं उसको जाकर के मार दूं। तब ये क्या होता है? ये जो है ना ऐसे अंदर बैठा रहता है कैप्सूल। मान लो ये कैप्सूल था, ये इसी के अंदर फ्लैजेला रहता है। जैसे ही इसको लगा कि अब ना खतरा आ गया है या खुद के लिए खाना ढूंढना, इसको शिकार दिखा, ये तुरंत ऐसे बाहर निकलेगा और जा करके उसको डस लेगा। ठीक, इस तरह से निडोब्लास्ट या निडोसाइट्स काम करते हैं। इनका कैप्सूल जो होता है उसको नीमैटोसिस्ट बोला जाता है। निडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एंकरेज। एंकरेज का मतलब है, मान लो निडेरिया का सोने का मन था। अभी हमने एडमशिया से बात की थी, एडमशिया बाबा सोना चाहते थे, ठीक, लेकिन उनका कल बर्थडे था तो मम्मी ने उनके लिए बिरयानी बनाई थी। अब उनसे मम्मी ने बोला ठीक है बेटा जाओ जाके आराम कर लो, रात में 12 बजे तुम्हारी केक कटिंग सेरेमनी होगी। निडेरिया भैया सो गए, लेकिन क्या हुआ? खुद को चिपकाना भूल गए समुद्र की सतह से। अगर खुद को चिपकाएंगे नहीं तो समुद्र का पानी तो जानते ही हो हमेशा बहता रहता है। इनको बहा करके, ये इंडिया के थे, इनके पास सिटीजनशिप थी इंडिया की, इनको ले जा करके कहाँ छोड़ दिया? इनको ले जा करके छोड़ दिया अफ्रीका में। अब इनका बर्थडे क्या मनेगा? पहले घर तो वापस आए, ठीक। तो ये क्या करते हैं, जो होशियार वाले निडेरिया होते हैं, अब वो बेवकूफ़ था, वो चला गया, ठीक। अब वो ज़िंदगी भर ढूंढ करके आएगा कब वो भारत देश आएगा। अब वो ज़िंदगी भर ऐसे इधर उधर घूमता रहेगा क्योंकि उसको घर का रास्ता नहीं मिलेगा। लेकिन जो होशियार थे, होशियार एडमशिया था, उसने क्या किया? उसने अपने आप को सतह से चिपका लिया, ठीक। क्या किया? चिपका लिया, मतलब एंकरेज कर ली, चिपका लिया। अब चाहे पानी कितना भी तेज हो, समुद्र में कितनी भी तेज लहर आ जाए, क्या इंडिया का एडमशिया कभी नाइजीरिया पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। तो यहाँ पे क्या है? एंकरेज करने में। और किसने मदद की? इसी ने मदद की। मतलब ये क्या करवा रहा है? ये कैप्चर भी करवा रहा है प्रे को, डिफेंस भी कर रहा है, एंकरेज में भी मदद कर रहा है। 3 फंक्शन हो गए। पहला हो गया एंकरेज, दूसरा हो गया खुद को बचाने में, और तीसरा क्या हुआ? शिकारी को पकड़ने में। शिकार को या शिकारी को? प्रे कौन होता है? शिकार होता है कि शिकारी होता है? बेटा प्रे होता है शिकार, अपने शिकार को पकड़ने में मदद करता है। 3 फंक्शन हो गए इसके, और यहाँ से तुम्हारे लिए सवाल आ जाता है, 2 फंक्शन दे देता है, तीसरा हटा देता है, और तुम उसको गलत करके कॉन्फिडेंस में आते हो, ठीक। अब निडेरियंस क्या है? ये टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिबिट करते हैं, और ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक बोले तो इनके पास कौन कौन सी 2 लेयर थी? कल की क्लास में बताया था, एक थी एक्टोडर्म, एक थी एंडोडर्म। इनके पास में मेसोडर्म नहीं पाई जाती है। ये क्या है? इनमें सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कशन कर चुके हैं। इनमें क्या होती है? सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है, और इनके मुंह को बोला जाता है हाइपोस्टोम। चलो ये भी देख लेते हैं। जैसे कि अभी हमने स्पॉन्जेस के मुंह को क्या बोला था? ऑस्क्यूलम, ठीक है। इनका मुंह, जैसे कि ये है इनका मुंह, ठीक। कहते नहीं मम्मी जब गुस्सा हो जाती हैं, मुंह बंद करो अपना, तो इनकी मम्मी इनसे क्या बोलेंगी? अपना हाइपोस्टोम बंद करो, ठीक है। अपने हाइपोस्टोम पे लगाम लगाओ, नहीं तो चप्पल खींच के मारूंगी, हाइपोस्टोम टूट जाएगा, ठीक। तो इनके मुंह को क्या बोला जाता है? हाइपोस्टोम बोला जाता है। पॉरीफेरा की मम्मी बोलेंगी तो क्या कहेंगी? अपने ऑस्किलम पे लगाम लगाओ, नहीं तो तुमको मार मार के तुम्हारा ऑस्किलम तोड़ दूंगी, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ? इनके होते हैं हाइपोस्टोम। डाइजेशन इनमें क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर होगा, यानी कि पहले डाइजेशन बाहर हो जाएगा,
जब खा पी के उस सब्सटेंस को छोटा कर लेंगे तो अपना अपना सेल अपना अपना बांट लेगा। ठीक, तो डाइजेशन क्या है, पहले एक्स्ट्रा सेल्यूलर है और इंट्रासेल्युलर है। जब हमने स्पॉन्ज पढ़ा तो डाइजेशन क्या पढ़ा था, इंट्रासेल्युलर। यहाँ पे दोनों होते हैं। सम ऑफ द निडेरियन, जैसे कि कुछ निडेरिया होते हैं अपने जो कोरल्स बनाते हैं। जब तुम लोग डॉक्टर बन जाओगे तब तुम लोग बढ़िया है ना हॉस्पिटल के बाद जाओगे पैसा वैसा कमा करके ऑस्ट्रेलिया घूमने, क्या देखने जाओगे, ग्रेट बैरियर रीफ देखने जाओगे, है ना। तो वो जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो यही बनाते हैं। ये जो कोरल्स हैं इनका जो स्केलेटन होता है, इनकी जो हड्डियां होती हैं वो हमारी हड्डियों के जैसे कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती हैं। हमारे केमिस्ट्री प्रेमी बच्चे बोलेंगे मैम आप गलत बोल रही हैं, CaCO3 से बनी होती है। फिर हम थोड़ा सा हंस के बोलेंगे दोनों एक ही चीज होती है। तो ये क्या होते हैं, जो ये CaCO3 से बनी होती है, अब हमारी हड्डियां भी इसी से बनी है। हमारी हड्डियां कमजोर थोड़ी ना है, कितनी मजबूत हैं, दिन भर कितना काम करते हैं इन हड्डियों की वजह से। ठीक है, तो ये क्या है, इनके जो कोरल्स होते हैं ये भी किसके बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। इसीलिए क्या होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं। और ये इतने हार्ड होते हैं कि लोग कोरल्स पे जाकर के सेल्फी खिंचवाते हैं, रील्स बनाते हैं। तुम भी घूमने जाओगे आज के 5 साल बाद, तुम भी हमको ग्रेट बैरियर रीफ से सेल्फी भेजोगे। ठीक है, तो वो किस पे खड़े होगे, कोरल्स पे, जो किस फाइलम के थे, निडेरिया के। ठीक, निडेरियंस में हमें 2 बेसिक फॉर्म देखने को मिलते हैं, एक पॉलिप और एक मेड्यूसा। मेड्यूसा अगर तुमको याद हो, फ्रेंच मूवीज और जो इंग्लिश मूवी आती है उसमें एक हीरोइन भी होती है। कहते हैं वो जो मेड्यूसा थी उसके जो बाल थे वो सांप थे, उसके बालों में, बाल की जगह जैसे हम लोग के बाल होते हैं उसमें सांप थे, है ना। और उनको कहते हैं कि वो ग्रीक गॉडेस है, वो सब उनका चलता रहता है। फिलहाल हमें उससे क्या, हमारे लिए तो मेड्यूसा कौन हो गया, निडेरिया हो गया। हमें उस मेड्यूसा से क्या मतलब जो हमारे नीट में नहीं आएगी, है ना। तो यहाँ पर क्या है, 2 फॉर्म्स होते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर पहले लिख लेते हैं यही वाला, इनमें जो है बॉडी फॉर्म्स जो है, बॉडी फॉर्म्स इनमें बेटा हमको 2 टाइप के देखने को मिलते हैं। हमें बॉडी फॉर्म्स यहाँ पर 2 टाइप के देखने को मिल जाते हैं। पहला कौन सा फॉर्म होता है, पहला होता है पॉलिप फॉर्म और दूसरा होता है मेड्यूसा फॉर्म। ठीक है, 2 फॉर्म होते हैं। पहला फॉर्म हो गया पॉलिप फॉर्म और दूसरा फॉर्म होता है बेटा, उसको बोलते हैं, ये हो गया क्या, ये हो गया मेड्यूसा। ठीक है, ये 2 फॉर्म हो गए। आप देखो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो इन दोनों में ना बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इसको हल्के में बिल्कुल मत ले लेना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला पूरा पार्ट है निडोब्लास्ट में। निडोब्लास्ट बोले तो निडेरिया में। ठीक है, सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है बेटा वो इसी जगह पे होता है। क्या कंफ्यूजन होता है, पहला तो मैम इसमें से एक फॉर्म है जो बिल्कुल रुका रहता है, दूसरा फॉर्म है जो घूमता रहता है। तो जो पॉलिप फॉर्म होता है ना अपना, सबसे पहली बात तो ये हमारा क्या होता है, ये सेसाइल होता है। सेसाइल बोले तो ये हमेशा अटैच रहता है सबस्ट्रेटम से। ये डिस्कशन हम ऑलरेडी स्पॉन्जेस में कर चुके हैं। तो ये क्या है, अटैच रहता है हमेशा सबस्ट्रेटम से। अगर हम बात करें मेड्यूसा फॉर्म की, तो बेटा ये जो अपनी मेड्यूसा होती है ना, ये हमेशा क्या होती है, फ्री लिविंग होती है। ये हमेशा इधर उधर घूमती रहती है, फ्री लिविंग होती है, इधर उधर मस्त एकदम घूमती रहती है, मस्त इधर उधर घूमती फिरूं, उड़ती फिरूं मस्त गगन में। ठीक, अब देखो जो ये अपना पॉलिप होता है ये मेड्यूसा कब बनाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से या सेक्सुअल से। कौन से टाइप के रिप्रोडक्शन से पॉलिप मेड्यूसा बनाएगा, बताओ। तो जो पॉलिप है वो मेड्यूसा बनाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। ठीक है, सही बताना होता है, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं मैम, कुछ भी बोल देते हैं, एक बोल देते हैं दूसरा तो सही होगा ही, है ना। ऐसा नहीं होता है, हमेशा खेल ही क्या करते रहते हो। तो एक पॉलिप से जो मेड्यूसा बनता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है। लेकिन जो मेड्यूसा से पॉलिप बनता है, ठीक है, ये जो मेड्यूसा से पॉलिप बनेगा, ये कैसे बनेगा, मेड्यूसा से पॉलिप बनेगा बेटा। ये जो मेड्यूसा है ये पॉलिप कब बनाएगी, तो मेड्यूसा पॉलिप बनाएगी सॉरी, मेड्यूसा पॉलिप बनाएगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। मैम यहाँ ना बड़ी कंफ्यूजन होती है, कैसे याद करें, हम बहुत कंफ्यूज होते हैं और एग्जाम में एंड हो जाते हैं गलत आंसर के साथ। तो याद रखना, जब तक उसकी शादी नहीं हुई होती है, ठीक, वो इधर उधर घूमता रहता है, कभी वो दुबई जा रहा है घूमने,
कभी वो फिलीपींस जा रहा है, कभी नॉर्वे जा रहा है, कभी थाईलैंड जा रहा है, उसके पैर ही नहीं टिकते घर में। तो मम्मी पापा हो जाते हैं परेशान, कहते हैं मेरा लड़का ना बड़ा बिगड़ गया है, इसको सुधारने के लिए इसकी शादी करा दो। ठीक, जैसे ही शादी हो जाएगी इंसान का घूमना फिरना बंद। अब वो अपनी ज़िंदगी में इतना तबाह हो जाएगा कि उसको बाहर जाकर के घूमने का समय ही नहीं मिलेगा। तो जो ये पॉलिप है ना, ये एक ही जगह पे रुका हुआ है। अब इस एग्जाम्पल से ही देख लो, बेचारा एक ही जगह पे रुका हुआ है। इसका मतलब है कब बना? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, यानी जब इसकी शादी करा दी गई चुपचाप एक जगह आके रुक गया। ठीक, जब तक इसकी शादी नहीं कराई गई थी क्या था? फ्री लिविंग था, पूरे समंदर में घूम रहा था। या फिर हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, जब तक ये एक जगह बैठे रहेंगे इनको कहाँ कोई दोस्त मिलेगा। ये घूमने गए, समंदर में घूम रहे थे, इनकी मुलाकात हुई, इनको प्रेम हो गया, इन्होंने शादी कर ली, फिर ये बस गए, फिर इनके बच्चे हुए, घूमने निकले, फिर इनको कोई मिल गई, उससे शादी कर ली, फिर बस गए। ठीक, तो शादी करना क्या है? सेक्सुअल फेज। बाहर जाके घूमना क्या है? एसेक्सुअल फेज। तो ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होते हैं, जो हमको निडेरिया में देखने को मिलते हैं। तो इसको हम कहते क्या है कि जो हमारे निडेरियंस होते हैं ये क्या एग्जिबिट करते हैं? ये एग्जिबिट करते हैं बेटा, एग्जिबिट करते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि जनरेशन वाइज इनके पास में पॉलिप से मेड्यूसा और मेड्यूसा से पॉलिप बनते रहता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, पॉलिप जो होते हैं ये दिखने में कैसे होंगे? सिलेंड्रिकल होंगे। अभी हमने एडमशिया बाबा से मुलाकात की थी थोड़ी देर पहले, सिलेंड्रिकल होते हैं ये देखने में। जबकि ये देखने में कैसे होते हैं? ये देखने में छाते की तरह होते हैं। अभी हम तुमको दिखाते हैं। ठीक है, इनका शेप कैसा होता है? अम्ब्रेला शेप होता है, अम्ब्रेला शेप। और ये क्या है? सेसाइल है। ये हमारे क्या है? फ्री लिविंग है। लेकिन हर एक ऑर्गेनिज्म एक जैसा नहीं होता। और वैसे भी हम क्या पढ़ते हैं? बायोलॉजी इज अ साइंस ऑफ एक्सेप्शन। तो कुछ जीव हमारे ऐसे भी हैं जो पूरी जिंदगी पॉलिप स्टेज में रहते हैं। तो क्या मैम वो जिंदगी भर कंवारे रहते हैं? नहीं, वो बिल्कुल आलसी किस्म के हैं। मैं यहीं बैठा हूँ, किसी को आना है तो आ जाएगी, नहीं तो जयराम जी की। ठीक, मतलब वो पूरी जिंदगी क्या है? पॉलिप स्टेज में रहेंगे। इसमें हमारे एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो कौन कौन से होंगे? तो एक होता है अपना एडमशिया, जिसकी बात हम इतनी देर से कर रहे हैं। दूसरे यहाँ पर अपने आते हैं हाइड्रा। ठीक है, ये दोनों के दोनों पूरे जीवन में कभी भी मेड्यूसा नहीं बनाते। और अगर मेड्यूसा में देखा जाए तो मेड्यूसा में हमारी कौन सी फिश आती है? तो यहाँ पर आती है अपनी जेली फिश। बड़ी ही खूबसूरत लगती है, लेकिन कहते हैं ना हर खूबसूरत चीज़ दिखने में बस अच्छी हो, दूर से देख लो बस नमस्ते जयराम जी की। क्यों? क्योंकि ये बड़ी ही पॉइजनस होती है। इसके एक डंक में, एक स्टिंग में इंसान को मारने तक का जहर होता है। इसीलिए जेलीफिश को हमेशा दूर से देखना ही सही है। जेलीफिश का दूसरा नाम क्या होता है? क्या मैम ये हमको पढ़ना है? तो बेटा ये तुम्हारी एनसीईआरटी यहाँ पर दे रही है कि ये जो ऑरेलिया या जो जेलीफिश होती है ये अम्ब्रेला शेप की होती है, फ्री स्विमिंग होती है, और ये अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ क्या करती है? मेड्यूसा स्टेज में ही रहती है। तो इसका जेनरिक नेम क्या है? इसका जेनरिक नेम हो जाएगा ऑरेलिया। ठीक है, ऑरेलिया या जेलीफिश। इधर एडमशिया और हाइड्रा हो जाएंगे। तो मैम ये तो एक्सेप्शन हो गए ना। एक एग्जाम्पल बताइए जिसमें हमको पॉलिप से मेड्यूसा, मेड्यूसा से पॉलिप देखने को मिले। तो ये हमको कहाँ देखने को मिलेगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा ओबीलिया। ठीक है, इसके अलावा और अपने निडेरियंस होते हैं जिसमें हमारे आते हैं गॉर्गोनिया। गॉर्गोनिया क्या होता है? गॉर्गोनिया होता है सी फैन। ठीक है, इसके अलावा अपना होता है पेनेटूला। पेनाटूला सी पेन। हम इसको सी पेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा पुराने ज़माने में जो ऋषि मुनि थे वो जिस तरह के पेन से लिखते थे वो मोरपंखी जैसा दिखता था, उसी तरह से ये भी दिखता है, इसीलिए इसका नाम पेनेटूला है। गॉर्गोनिया फैन की तरह दिखता है, इस पंखे की तरह नहीं जो पंखा तुम्हारे घर में लगा होता है। वो याद है जब बचपन में हम लोग कागज़ को मोड़ करके एक फ़ैन बनाते थे, चाइनीज़ फ़ैन, उस तरह से दिखता है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं सी फैन। और अपना ओबीलिया हो गया। इसके अलावा और एग्जाम्पल है जैसे कि अपना हो गया मीनड्रिना। मीनड्रिना क्या है? ये दिमाग की तरह दिखता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ब्रेन कोरल। इसके अलावा अपना हो गया फाइजेलिया।
फाइजेलिया जो होता है इसका शेप पुर्तगाल की एक युद्ध पे जाने वाली शिप थी उसके जैसा था, इसलिए हम इसको बोलते हैं पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। और ये सारे एग्जाम्पल बेटा तुम्हारी एनसीईआरटी में एज इट इज लेबल किए गए हैं। वापस चलते हैं अपनी एनसीईआरटी पे। ये देखो, फाइजेलिया पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, एडमशिया सी एनीमोन, पेनेटुला सी पेन, गॉर्गोनिया सी फैन, मेंड्रिना ब्रेन कॉरल। ठीक है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स तुमको यहाँ से एज इट इज याद करने हैं क्योंकि एग्जाम में मैच द फॉलोइंग पूछा जाता है। ओके चलो, अब हम इसी के साथ क्या करें, हमने सीलेंट्रेटा या फिर निडेरिया खत्म कर लिया है। अगले फाइलम पे आते हैं जो है अपना टीनोफोरा। सबसे पहली बात फिर से वही, आप आए यहाँ पर कहाँ से और आप यहाँ आए किस लिए हैं, तो कृपया अपना नाम तो बताइए और नाम बताकर दफा हो जाइए। ठीक है, तो टीनोफोरा क्या है, टीनोफोरा का बेटा नाम इसलिए हम बोलते हैं टीनोफोरा क्योंकि इसमें कॉम्ब की तरह प्लेट्स होती हैं। जैसे कि मान लो हमने एक फुटबॉल ली, हम सबके घर में एक फुटबॉल होती है, फुटबॉल ली और फुटबॉल में क्या हुआ, मम्मी के पास जो छोटे छोटे अलग अलग आकार के कंघे होते हैं ना, उनको चुरा लेना चुपचाप से। और इसमें क्या है, 8 लाइनें खींचना ताकि तुम इस फुटबॉल को 4 लाइनें खींचना ताकि तुम इस फुटबॉल को 8 हिस्सों में डिवाइड कर पाओ, 8 भागों में बांट पाओ और हर भाग के ऊपर मम्मी का चुराया हुआ कंघा चिपका देना। ठीक है, और उनको बताना नहीं तो इसी से कूटेंगी तुमको। ठीक, अब क्या होगा, जब तुम सब चिपका दोगे तो ये तुम्हें कैसा दिखेगा, यहाँ पर अगर एक कंघी चिपका दी, यहाँ पर कंघी चिपका दी, इधर भी एक कंघी चिपका दी, इधर भी, ठीक, और इधर भी, तो कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि 8 सीलियां हैं, सीलिया की तरह प्लेट लगी हुई हैं। ठीक है, तो इनका नाम हमने जो टीनोफोरा रखा है वो इसीलिए रखा है क्योंकि इनके पास में ये जो प्लेट्स प्रेजेंट थी इनको बोलते हैं हम सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स। और इनके मौजूद होने की वजह से हमने इनको क्या बोला कि ये थे टीनोप्लाना। ठीक है, ये क्या थे, सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स का दूसरा नाम क्या होता है बेटा, तो इनका नाम होता है क्या, टीनोप्लाना, जिसमें सी साइलेंट होता है। तो टीनोप्लाना जो था, टीनोप्लाना की वजह से इनका नाम पड़ा टीनोफोरा, यानी कि फोरा मतलब होता है बियरिंग। ठीक है, तो कॉम्ब प्लेट बियरिंग है, मतलब इनके पास कॉम्ब प्लेट है। फोरा का मतलब होता है बियरिंग, इनके पास कॉम्ब प्लेट थी इसीलिए हमने इनको टीनोफोरा बोल दिया। हमने कहा कि इनका नाम सी वॉलनट या कॉम्ब जेली है, मतलब कंघी जैसा होता है। अब यहाँ पे देखो एक डिफरेंस, अभी तक हमने जितने पढ़े थे उसमें मोस्टली वर्ड यूज किया गया था, यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है एक्सक्लूसिवली मरीन, मतलब ये एक्सक्लूसिवली मरीन है, यहाँ पर एक भी जीव तुमको साफ पानी में नहीं दिखेगा, एक्सक्लूसिवली मरीन है। इनकी बॉडी रेडिली सिमेट्रिकल है, फुटबॉल को चाहे कितने भी हिस्सों में बांटो, किसी भी एंगल से बांटो बराबर ही जाएगी। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, टिश्यू लेवल होता है बिल्कुल सेम कैसा, निडेरिया जैसा। ठीक है, बॉडी में 8 एक्सटर्नल रो होती है सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट की, इसकी तरह। जिससे क्या होता है काम, अगर कोई बोले इसका फंक्शन क्या है, ये कंघियां क्यों लगाई गई, तो इसका फंक्शन है बेटा लोकोमोशन। तो लोकोमोशन के लिए ये सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स होती हैं। इसके अलावा ये बेटा डाइजेशन में अगर देखा जाए तो बिल्कुल सेम उसकी तरह है, निडेरियंस की तरह एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर होता है। इनकी खास बात क्या है, ये रात में चमकते हैं। जुगनू देखा है, रात में ऐसे रोशनी छोड़ता है ना। जो गलियां तेरी गलियां सॉन्ग है श्रद्धा कपूर का, जिसमें श्रद्धा कपूर समुंदर के किनारे नाच रही हैं, तो समुंदर दिखाते हैं वो चमक रहा होता है उस समय, तो वो जो बायोल्यूमिनेसेंस होती है उसी को बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस, मतलब रोशनी का आना किसी बायोलॉजिकल नेचर के ऑब्जेक्ट से। तो ये क्या करते हैं, रोशनी देते हैं रात में, और ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है। ये वेल मार्क होती है, इनमें सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं। अभी तक हमने जितने ऑर्गेनिज्म पढ़े हैं, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा और ये, इन तीनों में सेक्सेस अलग नहीं होते हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल दोनों है। इसका मतलब ये क्या है, हर्माफ्रोडाइट है। रिप्रोडक्शन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेक्चुअल मीन से होता है, यहाँ पर एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। इस बात को याद रखना क्योंकि ये एक बहुत ही एडवांस फीचर है। ठीक है, ह्यूमंस में ये पाया जाता है,
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इसीलिए बहुत एडवांस फीचर है और ये एडवांस फीचर इन प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में भी था। यानी यहाँ पर क्या था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट था। रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल मीन्स से होता है। फर्टिलाइजेशन समुद्र में होता है, पानी में होता है, शरीर में नहीं होता। यहाँ पर भी लार्वा प्रेजेंट होता है। इनके लार्वा को बोलते हैं साइडिपिड लार्वा, लेकिन तुम्हें नहीं पढ़ना है तो हम बोलेंगे कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ये जो एग्जाम्पल तुम्हारे सामने बना दिख रहा है, ये क्या है अपना, ये है अपना प्लूरोब्रैकिया। इनको हम बेटा सी बेरी भी बोलते हैं, बेरी की तरह होते हैं, जैसे बेरीज हम लोग खाते हैं ना छोटे छोटे टमाटर की तरह, उसी तरह दिखते हैं, इसलिए हम इनको सी बेरी भी बोलते हैं, बट इसके बारे में हमें यहाँ पे नहीं बोला गया है। तो दो एग्जाम्पल है, प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लाना। इसी के साथ हमने खत्म कर दिया है अपना 3 फाइलम। अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थस, जो कि हमारे बेसिकली पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट वो होते हैं जो क्या करते हैं, अपने होस्ट के ऊपर फीड करते हैं, उनका खाना खुद खाते हैं, और यहाँ पे रिलेशनशिप जो देखने को मिलता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव का देखने को मिलता है। ये तुम्हारी इकोलॉजी का क्वेश्चन है। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, टाटा।